बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आला अदलिया के एक सीनियर जज की बेनामी जायदादों का इंकशाफ हुआ है। इस वीडियो लॉग में सबसे पहले इस बड़ी ख़बर की, जिसमें होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं, इस ख़बर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद जो हमारी दीगर ख़बरें हैं कि क्या इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इस्तेमाल हो गई, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात। और फिर एक बड़ी विकेट का गिरना, बड़ा इस्तीफ़ा, बड़ी गिरफ़्तारी, इन ख़बरों के अलावा जो दीगर हमारी ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन, जो जज साहब से मुतल्लिक़ ख़बर है, आप जानते हैं कि चंद रोज़ पहले जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ काजी फ़ैसल साहब की सरबराही में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ार नकवी को शोकास नोटिस जारी करके जो उन पर आमदन से ज़ायद असासाजात का इल्ज़ाम लगाया गया, उनसे 14 दिन में जवाब मांगा गया है। अब एक तरफ कौंसिल की तरफ से एक अहम सीनियर जज के ख़िलाफ़ जो है वो एहतसाब का अमल शुरू किया गया है। नकवी साहब पर भी बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, जो उनके ख़िलाफ़ 10 शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजी गई। अब नाज़रीन, ये हुआ है कि एक और सीनियर प्यूनी जज जो कि हाई कोर्ट के हैं, उनके ख़िलाफ़ दूसरी कंप्लेंट जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजी गई है। इससे पहले इन जज साहब का जो नाम है अभी आपके साथ हम शेयर करते हैं। इनके ख़िलाफ़ पहले कंप्लेंट जो है एक वकील थे राजा मकसूद हुसैन, बल्कि मुर्तज़ा कुरैशी वकील, उनकी जानिब से दायर की गई थी। और अब एक और वकील हैं राजा मकसूद हुसैन, उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनके ख़िलाफ़ एक नई कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजी गई है। इस कंप्लेंट में नाज़रीन जो 15 मुबैना जायदादों का इल्ज़ाम लगाया गया है कि जज साहब की 15 बेनामी जायदादें हैं जो इन्होंने किसी और के नाम पे ख़रीद रखी हैं और इनको जज साहब ने ज़ाहिर नहीं किया। और इसके अलावा नाज़रीन, इस रेफरेंस में, इस कंप्लेंट में ये भी कहा गया है कि जज साहब के जो ज़ाती दोस्त हैं, जो कारोबारी पार्टनर्स हैं, उनके मुकदमात जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब मुबैना तौर पे अपनी अदालतों में लगवाते हैं और फिर अपने उन दोस्तों को और अपने जो पार्टनर्स हैं, कारोबारी जो पार्टनर्स हैं, उनको फिर रिलीफ भी देते हैं। इस कंप्लेंट में नाज़रीन कहा गया है कि बदउनवानी की मुबैना तौर पे जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मिसाल कायम की है, इसकी पूरी दुनिया के अदालती निज़ाम में मिसाल नहीं मिलती। ये रेफरेंस में, कंप्लेंट में जो कंप्लेंट है उनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और इसमें नाज़रीन ये भी कहा गया है कि जज साहब जो हैं माजी में AQ एसोसिएट के, जो कि चौधरी अब्दुल अजीज़ की है, उनके हिस्सेदार रहे हैं। और इसमें जो अब क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जज बन गए हैं, तो इस जो चैम्बर है AQ एसोसिएट, इसके जो जूनियर वकला हैं वो जज साहब की अदालत में पेश होते हैं और वहाँ से उन्हें धड़ाधड़ मुबैना तौर पे उनके हक़ में फ़ैसले सादर किए जाते हैं। तो इस कंप्लेंट में देखा गया है कि बहुत सारे वकला के नाम लिखे गए हैं कि ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में पेश होकर मुबैना तौर पे जज साहब इन्हीं अपनी माजी की जो चैम्बर है, जो एसोसिएट है, उनके वकला को रिलीफ देते हैं। अब इनमें जिन वकला साहबान का नाम लिखा गया है, उसमें एक जो है वो काजी आदिल अजीज़ का नाम लिखा गया कि मुबैना तौर पे 182 केसेस में ये पेश हुए, 182 केसेस में इनको रिलीफ मिला। और कैसर इमाम, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर हैं, उनका नाम लिखा गया है कि 39 केसेस में पेश होकर उनके हक़ में फ़ैसले हुए। सरदार शबीर हुसैन का नाम लिखा गया है कि 51 केसेस में। तैमूर असलम का नाम लिखा गया है कि 103 केसेस में पेश होकर इनको रिलीफ मिला। उमर असलम का नाम लिखा गया है कि 22 केसेस में पेश हुए, इनको भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मुबैना तौर पर रिलीफ दिया। हसीब अफरीदी साहब पेश हुए, इनको 9 केसेस में रिलीफ मिला। अब्दुल रहीम पेश हुए, इनको 20 केसेस में रिलीफ मिला। अब ये बड़े संगीन इल्ज़ामात इस कंप्लेंट में लगाए गए हैं। अब इस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या फ़ैसला होगा, ये तो आइंदा आने वाले दिन तय करेंगे। लेकिन इस कंप्लेंट में ये भी कहा गया है कि जो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, 15 बेनामी जायदादें हैं जज साहब की, और F6 में 2 अरब रुपए की इनकी प्रॉपर्टी है जो कि बेनामी है। तो ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो भी कार्रवाई करेगी या करती है नहीं करती, इसके लिए में आइंदा आने वाले दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आज सवाल ये है
कि इसमें जो डाटा दिया गया 15 जायदादों की जो डिटेल दी गई और उसके साथ साथ जिन ये वकला के नाम दिए गए हैं, ये सिर्फ उन केसेस की डिटेल तो दे दी गई जो वकला के हक़ में फ़ैसले सादिर फरमाए। क्या इसमें यह भी बेहतर होता अगर ये इनका इल्ज़ाम दुरुस्त है जनाब राजा मकसूद हुसैन साहब का, तो फिर क्या सिर्फ जैसे कि काजी आदिल अजीज़ का नाम दिया गया है कि 182 केसेस में इसको रिलीफ दिया गया, क्या ये वकील साहब सिर्फ 182 केसेस में पेश हुए थे? अगर तो ये कोई 250, 300, 400 केसेस में पेश हुए हैं और 182 केसेस में रिलीफ मिला है, फिर नाज़रीन ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। हाँ, अगर 182 केसेस में पेश होकर 182 केसेस इनके हक़ में आए हैं तो फिर इस पर क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले पे क्या फ़ैसला करती है। अगली नाज़रीन खबर पे जाने से पहले, जो कि एक बड़ी विकेट के गिरने से मुतल्लिक है, बड़े इस्तीफ़े से मुतल्लिक खबर है, इससे पहले एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर कर लें। वैसे तो एज़ ए होल अगर देखा जाए तो जो मामला आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बड़ा अफसोसनाक और बड़ा दर्दनाक है, और मामला है नाज़रीन इसराइल और जो गज़ा की सूरत हाल है। आपके सामने है कि इसराइल ने वहाँ पर जो बेरहमी, बेदर्दी, जुल्म सितम की जो मिसालें कायम की हैं, जो पहाड़ तोड़े हैं गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों पे, अब उसके बाद नाज़रीन जो अच्छी खबर आई है वो अक़वाम मुत्तहिदा से आई है। और अच्छी खबर ये है कि हमारे जो अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब हैं मुनीम अकरम साहब, उनकी तरफ से जो हमास की तंजीम है उसको दहशतगर्द तंजीम कहने से इनकार किया गया, बल्कि हमारे जो मंदूब हैं मुनीम अकरम साहब, उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में बड़ी दलेरी के साथ कहा कि हमास को दहशतगर्द तो नहीं कह सकते, दहशतगर्दी तो इसराइल कर रहा है, दहशतगर्दी तो इसराइल के साथ मंसूब है। और साथ में यह भी कहा गया कि काबिज़ है इसराइल, फ़लस्तीन की रियासत पे इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है, तो इसका नाम लेने की जो ज़रूरत है वो हमास की नहीं बल्कि दहशतगर्द इसराइल की नाम लेने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी उसने फैला रखी है और इसराइल की रियासत पे अपना फ़लस्तीन की रियासत पे इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है। तो यह बड़ा दबंग किस्म का स्टेटमेंट दिया गया। और दूसरी तरफ नाज़रीन जो मासूम फ़लस्तीनी हैं, 8000 से ज़ायद उनकी तादाद हो चुकी है जो शहीद हो चुके हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, जो गज़ा का सबसे दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है अल कुद्स हॉस्पिटल, उसे भी इसराइल ने खाली करने की डेडलाइन दे दी है, धमकी दे दी है कि इस हॉस्पिटल को भी खाली करें वरना ये भी बमबारी के नज़र हो सकता है। जिस पर जो आलमी इदारा सेहत है उसकी जानिब से शदीद जो है वो तशवीश का इजहार किया गया है कि इस तरह की धमकियाँ देना जहाँ पर ज़ख्मी इलाज करा रहे हैं, तो ये किस किस्म की धमकियाँ दे के हॉस्पिटल को खाली कराने की बात की जा रही है। लेकिन बहरहाल देखते हैं, पूरे जो इंसानी हकूक़ के जो अलमदार ममालिक हैं, जो तंजीमें हैं, वो इस सारे मामले पे मुकम्मल तौर पे खामोश दिखाई देते हैं। अब आ जाते हैं जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है, वो है नाज़रीन इस्तीफ़े के हवाले से। ये बड़ा इस्तीफ़ा नाज़रीन दरअसल एक बड़ी विकेट है जो गिरी है, और ये बड़ी विकेट और बड़ा इस्तीफ़ा आया है साबिक जो हमारे नामवर क्रिकेटर रहे इंज़माम उल हक साहब, जो कि चीफ सेलेक्टर थे। उन पे इल्ज़ाम लगा कि जो प्लेयर एजेंट कंपनी है उसमें नाम आया इंज़माम उल हक साहब का। आज इस हवाले से पीसीबी ने एक 5 रुकनी कमेटी मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई, लेकिन उससे पहले इंज़माम उल हक साहब ने यह कहा कि चूँकि मुझे एक टेलीफोन कॉल किया गया है और उसमें बताया गया है कि इस प्लेयर एजेंट कंपनी के मामले के ऊपर एक कमेटी 5 रुकनी बनी है, तो मैं बोर्ड को आज़ादाना तहकीकात के लिए मौका दे के मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन कर रहा हूँ कि बोर्ड जो है, पीसीबी जो है, इस मामले की तहकीकात कर ले, जो भी दूध का दूध पानी का पानी है वो सामने आ जाएगा। लेकिन साथ में नाज़रीन जो एक अहम चीज़ है, इंज़माम उल हक साहब ने यह तो कह दिया कि मेरे इस कंपनी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज़ाद साफ शफाफ तहकीकात हो जाएँ। लेकिन माजी में इंज़माम उल हक साहब ने जिस तरीके से इस्तीफ़ा दिया, यानी इल्ज़ाम लगा और आप रिज़ाइन कर गए, अगर इल्ज़ामात में हकीकत नहीं थी, क्योंकि इंज़माम उल हक साहब ये कह रहे हैं कि जिसने इल्ज़ाम लगाया वो सबूत भी दे, ठीक है, उसको सबूत देना चाहिए, लेकिन अगर ये इल्ज़ाम गलत था तो माजी में इंज़माम उल हक साहब जो हैं एक फ़ाइटर के तौर पे जाने जाते थे। आप देखें 2003 से पहले भी बड़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली, 1992 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आपके सामने है। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ में 94 में गए, इंज़माम उल हक की बड़ी अच्छी वहाँ पे परफॉर्मेंस रही, बासित अली उस दौरे के ईजाद थे। उसके बाद फिर आप देखें कि एक लंबा सफ़र है इंज़माम उल हक का। लेकिन 2003 के वर्ल्ड कप के बाद जब इंज़माम उल हक को टीम से बाहर किया गया तो उन्होंने तब भी फ़ाइट की, फिर ज़िम्बाब्वे के बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में उनको शामिल किया गया और मुल्तान की वो इनिंग्स जिसमें 100 सेंचुरी बना के पाकिस्तान को फतह याब किया, जिसमें
आलमोस्ट पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के टीम पे, पाकिस्तान पे शिकस्त के बादल मंडराने लगे थे। अकेला इंज़माम उल हक जो है वो पाकिस्तान को बांग्लादेश से वो मैच जितवा गया। उसके बाद आप देखें कि जब कैप्टन बने इंज़माम उल हक, उन पे कितने एलिगेशन लगे कि बड़े डिफेंसिव कप्तानी करते हैं, एग्रेसिव नहीं होते। उसके बावजूद भी वो डटे रहे, इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो एक फ़ाइटर जो माजी में हमने देखा, और इंडिया के दौरे पे 2003-4 में जब वो मोहाली का टेस्ट मैच, उसके बाद एक और टेस्ट मैच जिसमें डबल 100 अपना यूनुस खान ने किया और सेंचुरी जनाब इंज़माम उल हक साहब ने की, तो बड़ी अच्छी इनिंग्स वहाँ पे खेली और फिर वनडे सीरीज़ में भी 4-2 से कामयाबी हासिल की। तो ये बड़ा अहम सवाल है कि इंज़माम उल हक साहब जो कि एक फ़ाइटर के तौर पे जाने जाते थे, उनको रिज़ाइन करने के बजाय अगर इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं थे और ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी नहीं और उनका मोरल जो है वो अप करने की ज़रूरत है, इस इस्तीफ़े के बाद उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से इंज़माम उल हक साहब को जब वो कह रहे हैं कि इस कंपनी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, तो फिर रिज़ाइन करने के बजाय डटे रहते, इंक्वायरी टीम अपनी तहकीकात करती रहती, तो जो सच था, जो दूध का दूध है, पानी का पानी, वो सामने आ जाता। लेकिन बहरहाल अब इंज़माम उल हक साहब ने फ़ैसला कर लिया, तो देखते हैं फर्दर इस हवाले से क्या फ़ैसला होता है। इसके अलावा नाज़रीन, इंतखाबात की बात हो रही है, तो आम इंतखाबात तो न जाने कब होंगे, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन होने जा रहा है और इस हवाले से नाज़रीन 3700 से ज़ायद जो वकला हैं कल अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करेंगे। आसमा जहांगीर ग्रुप के जो सदर हैं वो हैं शहजाद शौकत साहब, और उनके जो सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं सैयद अली इमरान साहब हैं। हामिद खान ग्रुप के जो सदर के कैंडिडेट हैं मियाँ अब्दुल कुद्दूस साहब हैं, और सेक्रेटरी के लिए हजूर सलमान हजूर साहब हैं। तो कल इन दोनों ग्रुप्स में बड़े कांटे का मुकाबला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है कि आसमा जहांगीर ग्रुप जो है उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि 2009 की 8 की वकला तहरीक के बाद हमने देखा है कि आसमा जहांगीर ग्रुप के जो सदूर आते हैं, जो कैंडिडेट्स आते हैं, उनकी कामयाबी की शरह ज़्यादा है। हामिद खान ग्रुप के इतने सदूर नहीं आए 2008-9 के बाद जितने आसमा जहांगीर ग्रुप के आए। तो अब की मरतबा भी आसमा जहांगीर ग्रुप का जो पलड़ा है, और शहजाद शौकत साहब वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, नामवर वकील हैं, उनके मुकाबले में मियाँ अब्दुल कुद्दूस साहब जो है वो उनका मवाजना नहीं हो सकता। अच्छे वकील होंगे, लेकिन शहजाद शौकत साहब जो हैं वो ज़्यादा मारूफ और नामवर वकील हैं। लेकिन बहरहाल फ़ैसला तो कल वकला के वोटों से होना है, तो देखते हैं कि कल इस हवाले से वकला क्या फ़ैसला करते हैं कि उनका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर कौन होगा। ये कल की वोटिंग के बाद जो है रिज़ल्ट जो है वो सामने आ जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब, जिन्हें भर्तियों के मुकदमे में आज जुडिशल मजिस्ट्रेट आमिर रज़ा साहब की अदालत में पेश किया गया और उनके 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया और कहा गया प्रोसिक्यूशन साइड की तरफ से कि 2 करोड़ और 41 लाख रुपए लिए गए इन भर्तियों के लिए, और 41 लाख की हमने रिकवरी भी कर रही है, और ये 2 करोड़ 40 लाख जो हैं 2 लोगों में तकसीम हुए। तो परवेज़ इलाही साहब का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इस इस्तदा को रद्द करते हुए परवेज़ इलाही साहब को जुडिशल कर दिया है, 14 दिन के लिए उनको जुडिशल भिजवा दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो गिरफ्तारी की खबर है, कामरान बंगश साहब साबिक सूबाई वज़ीर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था एक फ़ायरिंग और मुराद सईद को पनाह देने के मुकदमे में, जिसमें आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कामरान बंगश की ज़मानत को मंजूर किया, उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन जैसे अदालत ने रिहा करने का फ़ैसला दिया, तो कामरान बंगश साहब को जो है एक दूसरे मुकदमे में KPK पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया। यानी एक तरफ रिहाई हुई है, दूसरी जानिब कामरान बंगश को, साबिक सूबाई वज़ीर को जो है एक और में मुकदमे में गिरफ़्तारी उनकी जो है वो डाल दी गई। अब आ जाते हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान क्या इस्तेमाल तो नहीं हो गए। मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेटमेंट को और जो मौलाना फजल रहमान का स्टेटमेंट था कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में जो पार्टिसिपेशन है उसका मौका मिलना चाहिए, और पीपल्स पार्टी ने स्टेटमेंट दिया था कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में अगर हिस्सा ना दिया गया तो फिर इलेक्शन तो ना हुआ। तो ये जो बयानात मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी की जानिब से दिए गए, इसे सराहा गया तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से, और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इमरान खान साहब की अप्रूवल, तायद के बगैर, तौसीक के बगैर ऐसी किसी इकदाम की, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो चाहे मौलाना फजल रहमान का हो, उसकी तायद नहीं कर सकते। अब ये जो स्टेटमेंट तहरीक इंसाफ ने दिया कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है और मौलाना साहब का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, हम सियासी जमातों के साथ रब्ता करेंगे, बज़ाहिर नाज़रीन ऐसा लगता है कि इस मामले पे
जो स्टेटमेंट मौलाना और पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, तहरीक इंसाफ जैसे इस्तेमाल हो रही है। अब कैसे इस्तेमाल हो रही है, ये तो नाज़रीन चीज़ें चल रही हैं। ये इल्ज़ामात तो लगाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे, उनकी डील हो गई है और उनके मामला सेट हो गए हैं जिनके साथ मामला सेट करने होते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जा रहा है कि वो तगदो में मसरूफ़ है, वो अभी भी अपने लिए स्पेस हासिल करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के लोग क्या बयान देते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमको मिलनी चाहिए, और मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इलेक्शन आगे ले जाए जाएँ। जनवरी में इलेक्शन, बहुत सारे इलाकों में बर्फबारी होगी, रास्ते बंद होंगे, लोग हके राही दही इस्तेमाल कर सकेंगे, तो ये इलेक्शन मार्च में होना चाहिए। तो लेकिन मौलाना साहब की बात नहीं सुनी जा रही, और पीपल्स पार्टी के जो चीखें हैं वो भी ये बता रही हैं कि उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो बयानात दिए गए हैं तहरीक इंसाफ के हक़ में दोनों पार्टी की जानिब से, ये किसी को जैसे पैगाम दिया गया है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमें अगर स्पेस ना दी गई, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में जमात उलमा इस्लाम फ़े जो है तहरीक इंसाफ के साथ मिल के अलाइंस बना के इलेक्शन लड़ सकती, जो कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक मैसेज दिया गया कि ऐसा हो सकता है। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैगाम दे रही है कि अगर हम नून लीग के साथ बैठ सकते हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ के साथ भी इत्तेहाद कर सकते हैं। वजह क्या है जिसको तहरीक इंसाफ कैश करने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि ये हमारे हक़ में बयान दिए गए हैं। दरअसल ये बयानात दे के जो पीपल्स पार्टी है और जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो अपने मामला तय करना चाहते हैं। तो देखते हैं इस मामले पे फर्दर क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, स्टेट बैंक ने जो शरह सूद है जो 22% तक पहुँच चुकी है, उसको बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा नवाज शरीफ की आज मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात एक्सपेक्टेड थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो मरी से इस्लामाबाद तो आए और अफरीदी साहब के घर भी गए, वहाँ पे खाना खाया अब्बास अफरीदी के, और तारिक फजल चौधरी के घर गए। लेकिन यहाँ से वो मौलाना फजल रहमान के घर जाने के बजाय लाहौर रवाना हो गए हैं, और कहा जा रहा है कि रवां हफ्ते नवाज शरीफ की मुलाकात एक्सपेक्टेड है मौलाना फजल रहमान के साथ। अब देखते हैं कि रवां हफ्ते के किस रोज़ ये नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात होती है। इसके अलावा नाज़रीन, तारकिन वतन के हवाले से बड़ी खबर है। निगरान हुकूमत ने कह दिया है कि डाटा तैयार कर लिया गया है। जो गैर कानूनी तारकिन वतन पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको मर्रावार उनके ममालिक में भेजा जाएगा, और उनकी वापसी के हवाले से बाकायदा एक निगरानी का सिस्टम वज़े किया जाएगा, जिसके ज़रिए सारे इस प्रोसेस की निगरानी की जाएगी। और जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग हैं, वो वापस जाके दोबारा कानूनी तरीके से वापस भी आ सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पे संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, उसमें जो प्रेयर है दरख्वास्त गुजार की, वो मैं आपको बताना भूल गया, जिसमें कहा गया कि जज साहब को के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करके सुप्रीम जुडिशल कौंसल उनको ओहदे से हटाए, और इस इंक्वायरी के दौरान जो जज साहब हैं जो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने से रोका जाए, और जुडिशल साइड पर उन्हें मतलब केसेस ना दिए जाएँ, बेंच ना दिया जाए, और उन्हें अख्तियारात से जो है वो महरूम किया जाए फ़िलहाल, जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।